हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फाइनेंस। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और इसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंस। सिंपल शब्दों में या हम ये कहें कि कॉमन सेंस में फाइनेंस को सिंपली बोला जाता है या कहते हैं मनी, यानी सिंपली और इन कॉमन सेंस फाइनेंस इज मनी। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका बिजनेस चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम साइज का हो यानी लॉन्ग साइज का हो, लार्ज हो, मीडियम हो, स्मॉल साइज का हो, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड फाइनेंस। बिना सफिशिएंट, बिना एडुकेट फाइनेंस के किसी भी तरीके के बिजनेस को चलाया जाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है? वाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस? फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग द फिक्स एसेट। फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस से जुड़ी फिक्स एसेट्स को लेने के लिए या उसको खरीदने के लिए। फिक्स एसेट्स में जो एसेट्स आती हैं उनके एग्जाम्पल हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर एंड व्हीकल, मशीन एक्सेट्रा। ये सब फिक्स एसेट्स आते हैं। तो कोई भी तरीके के फिक्स एसेट हमको खरीदने होंगे तो वो बिना फाइनेंस के नहीं आएगा। नंबर टू, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ एक टर्म आया वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द डे टू डे ऑपरेशंस और डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। यानी जो रोज के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे रेंट पे करना, सैलरी देना, जो भी बेसिक जो रोज के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट चाहिए तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। रोज के जो छोटे मोटे खर्चे हैं यानी वर्किंग कैपिटल, उनको पूरा करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए। इसके अलावा नंबर थ्री, टू मेंटेन योर गुडविल इन द मार्केट, टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ गुड पोजीशन ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट, उसके लिए भी हमको फाइनेंस चाहिए। अगर हमारी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होगी तभी हमारी मार्केट में गुडविल मेंटेन हो पाएगी और उसी के बेस पर अगर हमें कभी लोन की जरूरत हुई तो लोन हमको मिल पाएगा। बिना अच्छी गुडविल के लोन मिलना भी मुश्किल होता है या कभी कभार नहीं भी मिलता है। तो दीज आर द थ्री रीजन। इसके अलावा फॉर फेसिंग द बैड टाइम, जैसे कभी भी कोई बिजनेस में हमारा बुरा समय आया, रिसेशन हुआ या अभी कुछ ईयर्स पहले कोविड चल रहा था, तो जब हमारे बिजनेस में एडुकेट फाइनेंस होगा तो हम ऐसी सिचुएशंस को जो एडवर्स हैं यानी हमारे फेवर में नहीं है, जब सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती यानी एडवर्स होती हैं, तो हमारे पास अगर सफिशिएंट फाइनेंस है बिजनेस में तो हम उनकी मदद से उसमें सरवाइव कर जाते हैं। तो फॉर द सर्वाइवल, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, फॉर परचेजिंग द फिक्स एसेट, फॉर fulfilling the working capital, for maintaining your goodwill in the market, and also for improving your competitive strength in the market, finance is required। तो इतने वीडियो में हमने ये जाना कि फाइनेंस क्या है एंड फाइनेंस क्यों रिक्वायर है, व्हाट इज फाइनेंस एंड व्हाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कि फाइनेंस की कुछ कैटेगरीज हैं। जी यस, फाइनेंस के कई कैटेगरी होते हैं जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दो होते हैं। नंबर वन पब्लिक फाइनेंस एंड नंबर सेकंड प्राइवेट फाइनेंस। Public finance simply means government finance and private finance means individual finance which we used for managing and procuring the funds। पर्सनल फाइनेंस भी होते हैं, तो इतने तरीके के फाइनेंस होते हैं, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। अब बात अगर हम ये करें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इन अदर वर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In other words, we can also say that financial management is an era of
फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यानी हमको सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कह सकते हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों का मैनेजमेंट होना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 डिसीजंस लिए जाते हैं जो कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि व्हाट आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंस डिसीजन एंड नंबर 3 एंड लास्ट डिविडेंड डिसीजन। तो इनकी बात करते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट इज फाइनेंस डिसीजन एंड व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन। सो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision is simply in which asset you invest or in which security or instrument you invest. तो उसके लिए सोचना कि हम कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, उसको हम सिंपली बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब एसेट्स भी हमारी कई टाइप की होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। तो किस में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, किस में रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ROI ज़्यादा होगा, ऐसा डिसीजन लिया जाता है। और जब हम लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती हैं यानी फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है उसको एक टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। यानी उसको एक लाइन में इस तरीके से कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, द डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। अब इसके कई मेथड होते हैं, उनसे हम ये पता लगाते हैं कि कौन से में एसेट में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। उन मेथड्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं पेबैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। मॉडर्न मेथड में आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सब कैपिटल बजटिंग के मेथड हैं। इन मेथड्स की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं या पता करते हैं कि किस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये पहला डिसीजन होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब नंबर 2 डिसीजन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन इज सिंपली टू द डिसीजन रिलेटेड टू हाउ वी रेज द फाइनेंस, यानी कैसे फाइनेंस को रेज करें, कैसे फाइनेंस लाएं। तो फाइनेंस को रेज करने के 2 सोर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड एंड सेकेंड बारोड फंड। शेयर होल्डर जो बिजनेस के ओनर होते हैं उनसे जुड़ा हुआ फंड शेयर होल्डर फंड, और बारोड यानी लोन या उधार जिसको कह सकते हैं। तो हाउ टू रेज द फाइनेंस फ्रॉम विच सोर्स, ये डिसीजन लेना फाइनेंस डिसीजन में आता है। और 3rd डिसीजन जो लास्ट है उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का दोस्तों मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट, उनको सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो पैसा या प्रॉफिट बचता है उनमें से जब हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, करें तो कितना रोक के रख लें इन फ्यूचर के लिए, ये सोचना डिविडेंड डिसीजन में आता है। जैसे 5% डिविडेंड दें या 10% दें या 2% दें या 4% दें, ये डिविडेंड डिसीजन में आएगा। कितना परसेंट उसके लिए रोक के रख लें, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, यानी अपने फ्यूचर के लिए प्रॉफिट के कुछ हिस्से को रोक के रख लेना, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजन में ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव या अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 रहे हैं, नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता था, उसमें हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और ये 1920 और 1930 के वक्त में चलता था। इसमें बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती थी, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जाता था, लॉन्ग टर्म में हम चीज़ों को नहीं सोचते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। हम दूसरे सभी ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करते थे, जैसे मार्केट शेयर या स्टेबिलिटी या ग्रोथ, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं था, ये सब इसमें कमी थी। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव में रिस्क और अनसर्टेनिटी का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। इसी के अपोजिट जब ऑब्जेक्टिव
नंबर 2 यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया या मॉडर्न अप्रोच आया जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कहा गया। तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पर कंसीडर ना करने की बजाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसीडर किया गया। यानी यहाँ पर जो शेयर होल्डर हैं, जो एक्चुअल ओनर होते हैं बिजनेस के, उनकी अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस को बढ़ाने की कोशिश की गई और ये माना गया कि अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाई होंगे तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच या ऑब्जेक्टिव जो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। और जितनी चीज़ें हम ट्रेडिशनल या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में छोड़ रहे थे या जिनको कंसीडर नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को इस ऑब्जेक्टिव में कंसीडर किया जाने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ट्रेडिशनल में नहीं कंसीडर कर रहे थे, मॉडर्न में कंसीडर कर रहे हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को ट्रेडिशनल में कंसीडर नहीं किया जा रहा था, मॉडर्न में किया जा रहा है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये सारी चीजें, मार्केट शेयर स्टेबिलिटी, ये सब चीजें हम नहीं मान रहे थे या कंसीडर कर रहे थे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसमें ये सब कंसीडर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी मेन चीज़ें हुई। एक बार फिर से शॉर्ट में बताते हैं। फाइनेंस सिंपली हो गया मनी, जो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजनेस कैसा भी हो। फाइनेंस बिजनेस के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम फिक्स एसेट्स को ले सकें, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, गुडविल मेंटेन कर सकें, कंपटीशन फेस कर सकें और बुरा समय यानी एडवर्स सिचुएशन को फेस कर सकें। फाइनेंस कई तरीके के होते हैं, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिनका एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, जिनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 हैं, ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव एंड मॉडर्न ऑब्जेक्टिव या अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या ऑब्जेक्टिव मेनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मॉडर्न फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये बेसिक बातें या बेसिक टर्म समझ में आए होंगे और आगे ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।